दोस्तों, आयुर्वेद वाला में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। आज से हम लोग चरक संहिता का सूत्र स्थान स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा सूत्र स्थान का पहला लेक्चर है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि चरक संहिता क्या है, चरक संहिता जो किताब लिखी गई आखिर उसको किसने लिखा और इनके इतिहास के बारे में आज हम बात करेंगे। तो ये हमारा चरक संहिता से रिलेटेड जो लेक्चर होने वाला है, इस लेक्चर में हम कंप्लीट चरक संहिता के आयुर्वेद इतिहास के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि चरक संहिता किस प्रकार का ग्रंथ है, क्या ये सर्जरी बेस्ड है या मेडिसिन बेस्ड है, तो आप कहेंगे कि चरक संहिता एक काय चिकित्सा मतलब मेडिसिन बेस्ड प्रधान ग्रंथ है। क्लियर है? काय चिकित्सा, शरीर की चिकित्सा के ऊपर प्रधान ग्रंथ है। मानव जाति के कल्याण हेतु इस ग्रंथ की रचना की गई थी। कहते हैं कि इस ग्रंथ में बहुत विभिन्न प्रकार के सिद्धांतों का वर्णन है जो स्वास्थ्य की रक्षा तथा जो व्याधि से पीड़ित लोग हैं उनकी व्याधि का शमन करने के लिए किया गया है। जो बृहत्रिय हैं अर्थात चरक, सुश्रुत और वाग्भट, ये तीन जो आचार्य हैं उन आचार्यों में सबसे श्रेष्ठ चरक संहिता को माना जाता है। देखिए दोस्तों, हम सब जानते हैं कि सूत्र स्थान हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो सूत्र स्थान को ही श्लोक स्थान भी कहते हैं। चरक, अब मैं इस पेज पर आपको ये बताने वाला हूँ कि चरक संहिता में जो सूत्र स्थान है उसकी क्या क्या खास बातें हैं, आखिर क्या ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं सूत्र स्थान को हमें क्यों अच्छे से पढ़ना चाहिए, समझ करके पढ़ने से क्या फ़ायदा होने वाला है। क्या लिखा हुआ है? चरक संहिता के सभी मूल सिद्धांत का वर्णन सूत्र स्थान में विस्तार पूर्वक मिलता है। अगर आप ढंग से सूत्र स्थान के हर एक चैप्टर को एक बार समझ के आप पढ़ लेते हैं तो आपको ऐसा कहा भी जाता है कि आयुर्वेद का एक तरह से एक ओवरऑल आइडिया लग जाता है। इनफैक्ट चरक संहिता के जो सूत्र स्थान है उसको दर्पण कहा गया है आयुर्वेद का। वैसे तो सूत्र स्थान में श्रेष्ठ किसका स्थान है? वाग्भट का स्थान है। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, सूत्र स्थान संपूर्ण संहिता का दर्शन है। इसके अध्ययन से ही संपूर्ण संहिता की रचना एवं प्रयोजन स्पष्ट रूप से समझ में आ जाता है। सूत्र स्थान में समस्त विषयों को, जितने भी विषय हैं, अलग अलग विषय हैं, जैसे कि औषध से रिलेटेड कंटेंट है, जैसे कि अगर हम बात करें तो कोई निर्देश दिया गया है, ऐसे बहुत सारे लगभग 7 चीज़ें हैं। उन 7 विषयों को 4-4 अध्यायों में विभक्त करके बताया गया है। तो ये जो 4-4 अध्याय का जो कॉन्सेप्ट है इसे हम चतुष्क कहते हैं। जैसे सूत्र स्थान का 1 से लेकर 4 अध्याय को पहला चतुष्क कहा जाता है, जिसका नाम है भेषज चतुष्क या औषध चतुष्क, जिसमें हम मुख्य रूप से समझते हैं कि मेडिसिन कैसे बनता है। जैसे चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है दीर्घजीवित अध्याय, इस चैप्टर में मुख्य रूप से बताया जाता है कि पदार्थ क्या है, आखिर कौन कौन से पदार्थ का क्या कर्म है। फिर लास्ट में चैप्टर के अंत में बताया गया है कि कौन कौन से पेड़ के कौन कौन से पार्ट से हम औषध ग्रहण करते हैं, मूलनी द्रव क्या होता है, शीर्णी द्रव क्या होता है, ऐसे बात किया गया है। चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है अपना अपमार्ग तंडुलीय अध्याय, इस अध्याय में बताया गया है कि तांडुल से यवागु कैसे बनाया जाए, कौन कौन से, फिर इसके अलावा बताया गया है कौन कौन से मेडिसिन का पार्ट को हम वमन के लिए यूज़ करते हैं, विरेचन यूज़ करते हैं। फिर चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4, मतलब मुख्य रूप से ये जो 4-4 अध्याय का समूह है, ऐसे 7 समूह है, तो ऐसे करके टोटल हो गए 28 अध्याय। तो वो 28 अध्याय को डिटेल में यहाँ पर हम पढ़ेंगे चतुष्क के माध्यम से। फिर क्या लिखा हुआ है देखिए, सूत्र स्थान की आयुर्वेदीय ग्रंथ का दर्पण है। मैंने ऑलरेडी आपको कहा कि इट इज़ द मिरर ऑफ ऑल द आयुर्वेदिक ग्रंथ। अगर आप ढंग से सूत्र स्थान को समझ लेते हैं तो आपको आयुर्वेद के सभी ग्रंथ को समझने में आसानी हो जाती है। इसमें वर्णित विषयों को ही अन्य ग्रंथकारों ने अपने शब्दों में प्रकाशित किया है। तो ये हो गई सूत्र स्थान की एक छोटी सी जानकारी कि सूत्र स्थान क्या है, इसको किस तरह से लिखा गया है। आगे हम और बात करेंगे। इससे पहले मैं चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है दीर्घजीवित अध्याय, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूँ। दोस्तों, ऑल्दो ये मुख्य रूप से आयुर्वेद के इतिहास का पार्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि आयुर्वेद अवतरण के बारे में चैप्टर नंबर 1, सूत्र स्थान के चैप्टर नंबर 1 और चिकित्सा स्थान के चैप्टर नंबर 1 में वर्णन है, इसीलिए मैंने इस पॉइंट को यहाँ पर कवर किया है। चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है दीर्घजीवित अध्याय, इस अध्याय में बेसिकली अगर आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको बताया जाता है कि मानव जाति सतयुग के बाद कृत युग में धीरे धीरे धन संचय करने लगे, जिसके कारण लोगों के अंदर में आलस होने के कारण वे एकत्रित होने लगे और
काम के प्रति सजगता नहीं रहा और धीरे धीरे उनके अंदर में व्याधि उत्पन्न होने लगा और अनेक प्रकार के व्याधि उत्पन्न होने के कारण लोगों की मृत्यु होने लगी, समय से पूर्व ही लोगों की मृत्यु होने लगी। और इस बात से चिंतित होकर इस बात पर विचार विमर्श करने के लिए सभी लोग आचार्य के पास गए। वहाँ उस समय के जो श्रेष्ठ आचार्य लोग थे उनके पास गए और वहाँ से उन्होंने एक्चुअली उन सब से विनती की कि हम सब उम्र से पहले या समय से पहले मृत्यु को प्राप्त हो रहे तो हमारी रक्षा करें। उसके लिए क्या हुआ कि सभी आचार्य लोग बैठे, एक कहते हैं कि हिमालय के पास सभी आचार्य लोग इकट्ठा होकर के सब लोग डिस्कस किए, सभी लोग कि आखिर क्या करना चाहिए। इस तरह से लोग मृत्यु को प्राप्त होने लगे तो भूलोक ही खत्म हो जाएगा। तो यहीं से एक्चुअली आयुर्वेद अवतरण की कहानी शुरू होती है। देखिए क्या लिखा हुआ है। भूलोक में जब प्राणी व्याधि से पीड़ित होने लगे तो सभी आचार्यों ने प्राणी के स्वास्थ्य के ऊपर उपकार करने हेतु हिमालय के पास एकत्रित हुए। और ये आचार्यों का एक जगह पर कहीं एकत्र है ना गैदर होकर के किसी एक टॉपिक पर विचार विमर्श करना ही संभाषा परिषद कहलाता है। तो सबसे पहली संभाषा परिषद का वर्णन आचार्य चरक के सूत्र स्थान के पहले अध्याय में ही मिलता है। वो कहते हैं कि सबसे पहले हिमालय के पास बहुत सारे आचार्य आए और वो लोग आपस में बैठे बातचीत किए। बातचीत करने के बाद ये कंक्लूज़न निकला कि लोगों के अंदर में जो बीमारी हो रहा है उसका क्या इलाज हो, या एक्चुअल में ये बीमारी है क्या चीज़, या क्यों हो रहा है बीमारी। तो सभी आचार्य लोग क्या किए, ध्यान मग्न हो गए। जब वो ध्यान किए तो उनकी ध्यान की नेत्र से, ध्यान की चक्षु से उनको पता चला कि आयुर्वेद नाम का ग्रंथ जो है वो ब्रह्मा को सबसे पहले पता है। ब्रह्मा ने इसकी रचना की थी। ब्रह्मा के थ्रू फिर दक्ष प्रजापति को मिला, दक्ष प्रजापति के थ्रू अश्विनी कुमार को, और अश्विनी कुमार के बाद अभी इंद्र के पास है। ऐसा उन लोगों को ज्ञात हुआ। कैसे ज्ञात हुआ? ध्यान के नेत्र से। तो देखिए क्या लिखा हुआ है। आचार्यों को इंद्र का ज्ञान, मतलब इंद्र के पास आयुर्वेद का ज्ञान है, इस बात का पता कैसे चला? उनके ध्यान चक्षु से पता चला। क्लियर है। फिर अब उन लोगों में सभी आचार्य लोग सोचे कि आखिर इंद्र के पास कौन जाए इस आयुर्वेद का ज्ञान ग्रहण करने के लिए। तब तक महर्षि भरद्वाज उन सब में श्रेष्ठ होने के कारण वो कहे कि मैं जाऊंगा, और सब ने उनकी सहमति जताते हुए महर्षि भरद्वाज को इंद्र के पास भेजा। जब महर्षि भरद्वाज इंद्र के पास गए तो इंद्र ने उनको संपूर्ण आयुर्वेद का ज्ञान सिर्फ 3 सूत्र से बता दिया, जिसको हम त्रिसूत्र कहते हैं। संपूर्ण आयुर्वेद का ज्ञान उन्होंने त्रिसूत्र से बता दिया। और ये त्रिसूत्र ही इम्पोर्टेंट है, आगे हम बात करेंगे। क्योंकि भरद्वाज बुद्धि के बहुत ही तेज थे, मतलब तीव्र या तीक्ष्ण बुद्धि के थे। वो बहुत ही सम्यक ज्ञान को अच्छी तरह ग्रहण कर पाए। तो ये भी पूछा जाता है भरद्वाज ने आयुर्वेद का ज्ञान भगवान इंद्र से किस नेत्र से लिया? तो आंसर होता है ज्ञान की चक्षु से उन्होंने ये ज्ञान को ग्रहण किया। क्लियर है। कहानी आप समझ पा रहे हैं कि लोगों में बीमारी हुई, उसके कारण सभी आचार्य लोग एक जगह गैदर हुए, जिसको संभाषा परिषद कहते हैं। संभाषा परिषद से पता चला कि अभी ये आयुर्वेद का ज्ञान भगवान इंद्र के पास है, इंद्र के पास जाना चाहिए ज्ञान लेने के लिए। तो ज्ञान लेने के लिए भरद्वाज जाते हैं इंद्र के पास, और इंद्र के पास जा कर के वो आयुर्वेद का ज्ञान अपने ज्ञान चक्षु से लेते हैं। ठीक है। चलिए, यही लिखा हुआ है। अगर आप देखें, इसी को आयुर्वेद अवतरण कहा जाता है कि आयुर्वेद का जो दैविक लोक से हमारे भूलोक पर कैसे आया, यही यहाँ पर समझाया गया है। सबसे पहले कहा जाता है कि ब्रह्मो स्मृत्वा, अर्थात भगवान ब्रह्मा को यह आयुर्वेद का ज्ञान हुआ, या ये कहे कि उनके पास ऑलरेडी ज्ञान था, उनको अचानक से याद आया या उन्होंने ग्रंथ रचना की। ठीक है। तो ब्रह्मा ने किसको दिया? दक्ष प्रजापति को इस ज्ञान को दिया। दक्ष प्रजापति ने अश्विनी कुमार को दिया। अश्विनी कुमार को भिषक, देव भिषक भी कहा जाता है, मतलब डॉक्टरों के, देवों के डॉक्टर। ठीक है। अब अश्विनी कुमार ने किसको ज्ञान दिया? इंद्र को ज्ञान दिया। इंद्र ने किसको ज्ञान दिया? जब भरद्वाज गए तो भरद्वाज ने इंद्र से ज्ञान प्राप्त किया। और भरद्वाज जब भूलोक पर आए तो उन्होंने और अन्य शिष्यों को भी ज्ञान दिया, जिनमें से एक शिष्य थे, जिनमें से एक ऋषि महर्षि थे पुनर्वसु आत्रेय। यहाँ से एक्चुअली शुरू होता है चरक संहिता की असली कहानी। पुनर्वसु आत्रेय का ज्ञान कहा जाता है भरद्वाज ने उनको दिया। अब पुनर्वसु आत्रेय आयुर्वेद का ज्ञान अपने 6 शिष्यों को दिए। वो 6 शिष्य कौन कौन से थे? वो थे भेल, जतुकर्ण, पराशर, हारित, अग्निवेश और शारपाणी।
इस तरह से याद करने के लिए ये नाम पूछा जाता है कि पुनर्वसु आत्रेय के 6 शिष्य कौन कौन से थे। तो याद करने के लिए आप याद रख सकते हैं BJPHAS, BJP हैज़ करके याद रख सकते हैं आप। बी से भेल, जतुकर्ण, पराशर, हाड़ित, अग्निवेश और शारपानी। दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ बहुत ही डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। तो अगर आप 10 मिनट का वीडियो, 2 मिनट का वीडियो, अगर आप रियल टाइप ज्ञान लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आप सच में समझना चाहते हैं तो इस वीडियो में, भले लंबा वीडियो है लेकिन आपके लिए ये बहुत ही काम का होने वाला है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप पेशेंसली देखेंगे, इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लेना। इसमें सवाल और क्या पूछा जाता है कि आचार्य चरक या चरक संहिता में वर्णित आयुर्वेद अवतरण में देव परंपरा के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। तो आंसर होगा ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति, अश्विनी कुमार और इंद्र। भूलोक में आयुर्वेद को किसने लाया। तो आंसर है भरद्वाज ने। क्लियर है। आत्रेय पुनर्वसु ने किसको ज्ञान दिया, अपने 6 शिष्यों को। ठीक है। दुनिया की एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो सबसे बड़ी ग्रंथ लिखी गई वो है छाड़पानी संहिता। छाड़पानी जो संहिता थी, छाड़पानी ग्रंथ थी, सबसे बड़ी ग्रंथ थी। ठीक है, लेकिन आज की डेट में उपलब्ध नहीं है। आज की डेट में कौन सी ग्रंथ उपलब्ध है, हम जो पढ़ रहे हैं वो है अग्निवेश तंत्र उपलब्ध है। ठीक है, अग्निवेश तंत्र को ही बाद में एक आचार्य आए जिसका नाम हुआ चरक, उन्होंने फिर से उसको पढ़ा और उन्होंने फिर से उसको क्या किया, प्रतिसंस्करण किया। प्रतिसंस्करण करना मतलब उसको फिर से समझ के लिखना, उसके अंदर में बड़ी जो चीज़ बहुत डिटेल में दिया हुआ है उस जिसकी आवश्यकता नहीं है उसको छोटा करना, कोई ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ जो बहुत ही कम दिया हुआ है उसको इलेबरेट करना। इस तरह से चरक संहिता का निर्माण हुआ। मतलब अग्निवेश तंत्र को ही आचार्य चरक ने फिर से क्या किया, एक संहिता बनाया, इसका नाम रख दिया चरक संहिता। क्या अब आप समझ पाए कि चरक संहिता एक्चुअली कैसे आया। ठीक है, अब याद कैसे रखें सर ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति, अश्विनी कुमार, इंद्र, भारद्वाज को। तो याद करने का तरीका है, देखिए हमारा जो देश भारत है उस भारत की हम जितनी बड़ाई करें उतनी कम है ना। इस तरह से याद रख सकते हैं आप। ब्रह्मा, बड़ाई BDAI, ब्रह्मा, दक्ष प्रजापति, अश्विनी कुमार और इंद्र। इंद्र ने किसको दिया, भरद्वाज को। भरद्वाज को भारत में दिया। इस तरह से याद रख सकते हैं आप। ठीक है, तो भूलोक यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। आई होप आपको आयुर्वेद अवतरण अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब सवाल है कि ये जो चरक संहिता है, एक्चुअली चरक संहिता कौन सा ग्रंथ है, उसके मूल प्रवर्तक कौन है, ये सब चीज़ यहाँ समझते हैं। देखिए इतिहास की बात करें तो चरक संहिता के जो प्रवर्तक है या उपदेष्टा है या मूल उपदेशक है वो कौन है, आत्रेय पुनर्वसु। उनका काल क्या है, 1000 ईस्वी पूर्व। चरक संहिता के तंत्रकर्ता या संस्कर्ता कौन है, अग्निवेश तंत्र। ठीक है, अग्निवेश हैं जिनको अग्निवेश तंत्र भी कहा जाता है। अब आप समझ पाए कि एक्चुअली मूल उपदेश किसने दिया, पुनर्वसु आत्रेय ने दिया। किनको दिया, अग्निवेश को दिया। इसीलिए अग्निवेश को तंत्रकर्ता या संस्कर्ता कहा जाता है। ये अग्निवेश तंत्र की कहानी है। प्रतिसंस्कर्ता या भाष्यकार की बात करें तो प्रतिसंस्कर्ता कौन है चरक संहिता के। तो आंसर है चरक संहिता के प्रतिसंस्कर्ता है आचार्य चरक। आचार्य चरक ने यही अग्निवेश तंत्र को फिर से लिखा। वो चाहते तो अग्निवेश तंत्र भी रह सकता था। इसका मतलब चरक संहिता एक्चुअली चरक ने नहीं लिखा है, चरक ने अग्निवेश तंत्र को ही क्या किया है, प्रतिसंस्करण किया है। कई बार ये काल पूछ लिया जाता है। काल पुनर्वसु आत्रेय और अग्निवेश का क्या है, 1000 ईसा पूर्व। 1000 ईसा पूर्व का क्या मतलब है आपको ये भी मैं समझाता हूँ। देखिए मैंने ऑलरेडी कहा है दोस्तों कि मैं आपको बहुत ही डिटेल में पढ़ाऊँगा। ठीक है, मुझे इस बात से बहुत फ़र्क पड़ता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ उससे आपको कितना ज्ञान मिल रहा है, कितना आप समझ पा रहे हैं। ये नहीं कि कोई 5 मिनट का वीडियो बना दूँ, 2 मिनट का बना दूँ और बहुत ज़्यादा वायरल हो जाए, ऐसा नहीं है। मुझे पता है कि आज हो या कल हो या परसों हो, इट विल डेफिनेटली वर्क, इट विल डेफिनेटली रीच टू मैक्सिमम पीपल अगर मेरे पढ़ाने में दम होगा तो। ठीक है, चलिए समझते हैं। थोड़ा सा समय की गणना को मैं समझाता हूँ। देखो अगर मैं आज बात करूं, अगर आज ये ईयर है, मैं कह रहा हूं 2025। ठीक है, तो बेसिकली ये 2025 क्या बता रहा है कि यार 2025 से पहले क्या दुनिया नहीं थी। नहीं, ऐसा नहीं था। हम कहते हैं कि कभी तो पहला दिन रहा होगा, फर्स्ट डे। तो फर्स्ट डे माना जाता है कि द डे व्हेन द जीसस क्राइस्ट जन है ना, गेट बॉर्न। जो जीसस क्राइस्ट जिस दिन जन्म लिए, जिसको ईसा मसीह कहते हैं, उसको पहला दिन कहा गया। उनके जन्म से 365 दिन बाद 1 साल, ऐसे करते करते 100 साल, समझ रहे हो, ऐसे करते करते 200 साल, ऐसे करते करते 2000 साल, और आज हमारा कौन सा साल चल रहा है, 2025वां साल। तो जो जीसस क्राइस्ट के बाद वाला टाइम है उसको हम AD करके याद करते हैं, या सदी करके, हिंदी में बोलते हैं सदी।
जैसे मान लो अगर आपको कहा जाए कि हम सब जानते हैं हिस्ट्री वगैरह में कोई ऐसी घटना है जो जीसस के जन्म से 200 साल बाद हुई, तो हम क्या कहते हैं, दूसरी सदी में, ऐसा हम कहते हैं, है ना, दूसरी सदी मतलब सेकेंड सेंचुरी में, इस तरह से। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई घटना जीसस क्राइस्ट से पहले नहीं हुआ होगा, पृथ्वी तो उससे पहले से भी एग्जिस्ट करती है। तो इसी चीज़ को मॉडर्न के हिसाब से, आई मीन जो वेस्टर्न कल्चर है उनकी आइडियोलॉजी के हिसाब से, ये जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले वाली घटना, उसको कैसे पढ़ते हैं, जीसस क्राइस्ट के जन्म से 100 साल पहले, है ना, जीसस क्राइस्ट के जन्म से 1000 साल पहले, 10,000 साल पहले, समझ पा रहे हैं आप, इस तरह से। तो इसको हम हिंदी में कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं 1000 ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। क्लियर है, समझ में आया आप, क्लियर। तो अगर मान लेते हैं ये हमारा जीसस क्राइस्ट का डेट ऑफ बर्थ था, तो चरक संहिता कब लिखा गया, कहा जाता है लगभग 1000 साल पहले। 1000 साल पहले चरक संहिता नहीं, माफ़ कीजिए, अग्निवेश तंत्र लिखा गया। मतलब आचार्य पुनर्वसु किसको ज्ञान दे रहे थे, अपने शिष्य अग्निवेश को या बाकी 6 शिष्यों को। फिर उसके बाद कोई 800 साल बाद, मतलब ये देखो 1000 हो गया, 900 साल पहले, ठीक है, फिर 800 साल पहले, कोई 800 साल पहले एक पुरुष आता है जिसका नाम है चरक, जिसने क्या किया, इस पर फिर से ग्रंथ की रचना की। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप, तो इसको हम बोलते हैं चरक संहिता। 800 साल पहले, 800 साल बाद आया, मतलब यहाँ से अगर हम बात करें तो 200 साल पहले, ठीक है, ये चीज़ समझिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, आचार्य चरक ने दूसरी सदी ईसा पूर्व में की, मतलब आप समझ रहे हैं ईसा का जन्म हुआ उससे 200 साल बाद ये चरक संहिता का प्रतिसंस्करण हुआ, लेकिन सॉरी बाद नहीं, मतलब पहले। और ईसा के जन्म से 1000 साल पहले ऑलरेडी आत्रेय पुनर्वसु और अग्निवेश ने ये चरक संहिता पे प्रतिसंस्करण कर दिया था। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे मैं जो भी आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो आगे और हम बात करते हैं कि आखिर ये चरक संहिता को कहा जाता है कि इसमें जो अध्याय थे समय के साथ साथ कुछ अध्याय धूमिल हो गए, उसको फिर कंप्लीट किया गया, जिसको हम कहते हैं संपूर्णकर्ता या पूरक। संपूरक कौन थे, दृढ़बल थे, जो अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, 4वीं सदी, मतलब चरक संहिता कब लिखी गई, ईसा के, मान लेते हैं यहाँ पे ईसा लिखते हैं अपन, है ना, ईसा जीसस में, ईसा के जन्म से 200 साल पहले चरक संहिता लिखी गई। लेकिन इसके बाद ईसा के जन्म के 400 साल बाद कोई व्यक्ति हुआ दृढ़बल, जिसने इसमें और चैप्टर को ऐड किया, मतलब लगभग 600 साल बाद इसमें कुछ जो चैप्टर कुछ गायब हो गए थे उसको ऐड किया। गायब होने का मतलब ये है कि बहुत सारे आक्रमणकारी, बहुत, हमारा भारत देश हमेशा से ही आक्रमणकारियों और लुटेरों वगैरह, है ना, उनसे बहुत ही जूझता रहा है। हमारे पास बहुत अच्छा ज्ञान होने के बावजूद भी हम अपनी ज्ञान का कदर ना करते हुए, करने के कारण हम बहुत बार दूसरों के अधीन रहे हैं। तो इसी दरमियान चरक संहिता के बहुत सारे अध्याय कहते हैं कि वो धूमिल हो गए, तो उसको कंप्लीट फिर से किसने किया, दृढ़बल ने किया। दृढ़बल कहते हैं कि इस अध्याय में, इस चैप्टर, आई मीन ये जो संहिता है, इस संहिता में लगभग 12,000 श्लोक हैं, इसीलिए दृढ़बल ने कहा है चरक संहिता को द्वादश शास्त्री। समझ में आया। अब हम बात करते हैं गंगाधर राव, एक और ऐसे अभी रिसेंट आचार्य हैं। गंगाधर राव ने चरक संहिता को कहा गया अखिल शास्त्र विद्याद्रुम। वो कहते हैं कि चरक संहिता जो है वो सभी शास्त्रों का ज्ञान भरा हुआ है इसमें। जिस व्यक्ति ने चरक संहिता को ढंग से पढ़ लिया उसके पास अखिल शास्त्र विद्या, मतलब उसके पास सभी प्रकार के ज्ञान उसको हासिल हो जाता है, ठीक है। मन में ये भी सवाल आता है कि आखिर ये चरक था कौन, है ना, हु आज चरक। तो देखिए विभिन्न ग्रंथ में इधर उधर बिखरे हुए नॉलेज है, उनके बारे में कुछ ना कुछ जानकारी है, सभी जानकारी को एक साथ मैं आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत किया हूँ। चरक के बारे में बात करें तो चरक का वास्तविक नाम था कपिष्ठल चरक, उनके पिता का नाम था विशुद्ध, उनके गुरु का नाम था वैशंपायन, और उनका निवास स्थान कहते हैं पंचनद पंजाब या कपिलस ग्राम में था। इनकी गोत्र की बात करें तो ये प्रवर्तक गोत्र के थे, यायावर कोटि के ऋषि थे। एक आचार्य हुए भाव मिश्र, जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा है भाव प्रकाश। तो भाव प्रकाश में कहा गया कि चरक शेषनाग के अवतार थे। ये आप एज ए MCQ याद रखेंगे, ठीक है। कुछ, लेकिन मुझे जो सबसे सटीक लगता है कि कहीं ना कहीं भले आप कह लो ऋषि थे या है ना विचरण करते थे, कुछ करते थे, बट जो पर्सनली मैं जिस चीज़ से एग्री करता हूँ वो ये है, ये पॉइंट जो है, कुषाण वंशीय राणा कनिष्ठ के राज्य वैद्य। निश्चित रूप से चरक जो है कहीं ना कहीं डॉक्टर रहे होंगे, वैद्य रहे होंगे, तभी वो इस तरह से इतनी सारी बातों को कंपाइल कर सके, अग्निवेश तंत्र को। तो ये मुझे सबसे सटीक बात लगता है उनके बारे में, ठीक है। ये बातें हो गई चरक संहिता से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं आखिर ये जो किताब है चरक संहिता, उसमें कितने स्थान हैं, उसमें कितने अध्याय है,
उन स्थान में किस स्थान में कितना चैप्टर्स है, ये चीज़ समझो। चरक संहिता में एक्चुअली 8 अध्याय है। 8 अध्याय में 120 क्या है, माफ़ कीजिए 8 स्थान है, 120 चैप्टर्स है। क्लियर है? चरक संहिता में 8 स्थान है, 120 चैप्टर है। अब ये 120 चैप्टर कुछ किस तरह से डिवाइड हुआ, देखो 30 अध्याय के तो 2 स्थान हो गए, 60 तो यही हो गया। बाकी 60 को हम बचे हुए 6 स्थान में डिवाइड किए हैं। कैसे किए हैं देखो, पहले तो ये स्थान का नाम यहाँ समझिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। यहाँ लिखा हुआ है सूत्र स्थान, चिकित्सा स्थान, सिद्धि स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, कल्प स्थान, शारीर स्थान, इंद्रिय स्थान। अगर आप गौर करेंगे तो ये दोनों का ही कलर और कम्बिनेशन सब एक रखा हूँ। क्यों एक रखा हूँ? क्योंकि इनके अंदर में 30 चैप्टर है, 30 चैप्टर हैं। सूत्र स्थान और चिकित्सा स्थान में 30 अध्याय है। उसको याद कैसे रखेंगे, देखिए इस 30 को अगर मैं ऐसे लिखूँ चीस तो हमारा काम हो जाएगा। 30 ना बोलकर हम क्या बोले, चीस। चिकित्सा और सूत्र स्थान में है ना कितने अध्याय हैं, 30 अध्याय हैं। क्लियर हो गया। अब 12 अध्याय किस में है, कल्प स्थान में है, सिद्धि स्थान में है और इंद्रिय स्थान में है। तो उसको हम कैसे याद रखेंगे, उसको हम याद रखेंगे कि कल्पना नाम की एक लड़की थी जिसने अपने इंद्रियों पर सिद्धि प्राप्त कर ली। कल्पना नाम की लड़की थी जिसने अपने इंद्रियों पर क्या की, सिद्धि प्राप्त की। तो कल्प स्थान, इंद्रिय स्थान और सिद्धि स्थान का कॉन्सेप्ट यही सिंपल सा है कि 12 अध्याय हैं। ठीक है, कल्पना नाम की लड़की कौन से क्लास में है, 12th क्लास में है, अपने इंद्रियों पे सिद्धि प्राप्त कर ली। इस तरह से आप याद रख सकते हो। ठीक है, अब बाकी जो भी बच गया उस में 8 अध्याय, कौन कौन, निदान स्थान, विमान स्थान और शारीर स्थान। तो इसको याद रख सकते हैं आप, निवास। निवास मतलब घर, है ना, घर का नंबर कितना है, 8। निदान, विमान और शारीर स्थान है ना, निवास, इसके 8। इस तरह से आप सारे अध्याय के नाम याद रख सकते हैं उनके स्थानों के हिसाब से। अब सवाल मन में ये भी आता है कि सर क्या किताब में सूत्र स्थान के बाद चिकित्सा स्थान दिया हुआ है, चिकित्सा स्थान के बाद सिद्धि स्थान दिया हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है। किताब में जो संहिता है, एक ये जो चरक संहिता किताब है, उस किताब में जो सीक्वेंस है स्थान का वो कुछ ऐसा है, सु नी वी शा इन ची क शी। सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, शारीर स्थान, इंद्रिय स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान और सिद्धि स्थान। अगर अभी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सुश्रुत संहिता में 5 ही स्थान का वर्णन है और एक छठा आता है उत्तर तंत्र। ठीक है, उत्तर तंत्र संहिता के बाद में ऐड हुआ है। ठीक है, नागार्जुन ने उसको ऐड किया है। 5 स्थान कुछ ऐसा है, सूत्र स्थान, ठीक है, निदान स्थान, विमान स्थान, नहीं विमान स्थान सूत्र स्थान में नहीं है, सुश्रुत संहिता में नहीं है। सुश्रुत संहिता में है सूत्र स्थान, निदान स्थान, शारीर स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान। ठीक है, उनमें 3 स्थान कौन कौन नहीं है, विमान स्थान, इंद्रिय स्थान और सिद्धि स्थान नहीं मिलता है। क्लियर है? चलिए, ये बातें हो गई चरक संहिता के स्थान और उनके अध्याय के बारे में। अब हम बात करते हैं संभाषा परिषद। तो आपको ऑलरेडी मैं बताया, संभाषा परिषद मतलब गैदरिंग, सारे आचार्य बैठ के मिलते थे, आपस में किसी किसी बात पे विमर्श करते थे कि अच्छा इसका क्या हो सकता है कंक्लूजन। जैसे आज हम जानते हैं हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं ना, वात पित्त कफ। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे, पहले मानते थे नहीं 3 क्यों दोष, जितना पंच महाभूत उतना दोष। कुछ लोग कहते थे नहीं नहीं, जितने रस उतने दोष। ऐसे करके उनके बीच में क्या हुआ, एक कन्वर्सेशन होता था, एक हेल्दी डिस्कशन होता था और फाइनली कंक्लूजन कौन देते थे, पुनर्वसु आत्रेय देते थे। तो यही ऐसे कितने मीटिंग हुए, 7 मीटिंग हुए, जिसे हम कुल 7 संभाषा परिषद से जानते हैं। ये भी बताया गया है कि ये 7 मीटिंग में 4 मीटिंग का वर्णन सूत्र स्थान में आया हुआ है। मतलब सूत्र स्थान के अध्यायों में बताया गया है ये 4 मीटिंग। कौन कौन, देखिए चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 25 और चैप्टर नंबर 26। ऐसे 4 चैप्टर में सूत्र स्थान का, सूत्र स्थान के 4 चैप्टर में 4 संभाषा परिषद का वर्णन किया गया है। बाकी 3 बचे, तो 2 वर्णन है शारीर स्थान में, गर्भक्रांति और शरीर विचय अध्याय में, और सिद्धि स्थान में आखिरी संभाषा परिषद का वर्णन है। क्लियर है? ये जस्ट फैक्ट के लिए है, आप आराम से एक बार चाहे तो इस वीडियो को पॉज करके पूरा लिख लीजिए कॉपी में। कोई नहीं आपसे पूछने वाला है कि किस में क्या है, एटलीस्ट यूजी लेवल पे तो नहीं पूछेगा। हाँ, पीजी में ज़रूर पूछा जाता है कि शारीर स्थान के किस अध्याय में संभाषा परिषद का वर्णन है। आंसर आएगा गर्भक्रांति या शरीर विचय। कुल संभाषा परिषद कितने हैं, ये भी सवाल पूछा जाता है चरक संहिता में। सूत्र स्थान में कितने संभाषा परिषद का वर्णन है, तो आंसर है 4। इस टाइप से सवाल पूछा जाता है। ठीक है, या दीर्घ जीवितीय अध्याय में जो संभाषा परिषद है उसमें किस बात का कंक्लूजन, किस बात की गैदरिंग हुई थी, कौन से बात का कंक्लूजन निकला, या किस मैटर पे सब लोग गैदर हुए थे, तो भूलोक में आयुर्वेद का अवतरण हुआ उससे।
सूत्र स्थान का 12वां अध्याय जिसका नाम है वात कलाकली अध्याय, इस अध्याय में सभी आचार्यों ने क्या निष्कर्ष निकाला, तो सभी लोगों ने दोष का विनिश्चय किया कि आखिर दोष कितने हैं, है ना, वात पित्त कफ 3 ही दोष हैं, फाइनल कंक्लूजन निकला। क्लियर है। इस तरह से यहाँ पर संभाषा परिषद के बारे में भी हमने समझ लिया है। ओके, अब हम बात करेंगे आखिर क्या ऐसी बातें हैं जो चरक संहिता की ही खास बातें हैं, चरक संहिता में विशिष्ट क्या क्या है, व्हाट आर द पिक्यूलरिटीज़ ऑफ चरक संहिता। ठीक है दोस्तों, मैं आपको फिर से कह देता हूँ कि अगर आपको लगे कि ये वीडियो स्लो हो रहा है तो आप 1.5x या 2x में आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा से बिलीव करता हूँ कि लर्निंग इज़ अ स्लो प्रोसेस। इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग यू मस्ट लर्न इन अ नॉर्मल फ्रिक्वेंसी, राइट। चलिए, चरक संहिता की विशिष्ट बातें क्या है, देखो, आचार रसायन चरक संहिता की मौलिक देन है। अब ये आचार रसायन क्या होता है, रसायन मतलब रसायन, वाजीकरण, ये सब ऐसे द्रव्य हैं जो हमारे स्वस्थ, जो हमारी हेल्थ है उसको मेंटेन रखती है, हमारी जो स्वास्थ्य है उसको बनाए रखती है। रसायन से मुख्य रूप से जो धातु है उनको पोषण मिलती है और वो उस सम अवस्था में बनी रहती है। इसीलिए एक श्लोक भी है कि लाभो पायो ही सस्ता नाम रसादि नाम रसायनम, है ना, रस आदि धातुओं को जो प्राप्त होकर जो उनको सस्त मतलब क्या कह सकते हैं अपन, जो उनको मतलब एनर्जाइज्ड बनाए रखता है, उसे हम कहते हैं रसायन। तो आचार रसायन का वर्णन चरक संहिता का मौलिक देन है। संभाषा परिषद का वर्णन चरक संहिता में बहुत ही विस्तार रूप से मिलता है कि हाँ यहाँ पे ये संभाषा परिषद हुई, यहाँ पे इसका ये कंक्लूजन निकला। संभाषा परिषद का वर्णन चरक संहिता में अत्यंत विस्तार से तथा मौलिक रूप से मिलता है। ठीक है, अगर आप सच में समझ पा रहे हैं दोस्तों तो आप ज़रूर अपना विचार जरूर डालिए कमेंट में कि आपको कैसा लग रहा है पढ़ा के। ठीक है, लोक पुरुष साम्य सिद्धांत, ये भी याद रखिएगा। हम सब कहते हैं ना कि जो चीज़ ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर में है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, ऐसे। तो ये कॉन्सेप्ट किसका है, आचार्य चरक का है। पुरुषो अयम लोक शुद्धि इति, है ना, चरक का मौलिक देन है। प्रमाणों में युक्ति प्रमाण, आपने पदार्थ विज्ञान के, है ना, में पढ़ा होगा, पदार्थ विज्ञान के अनुमान प्रमाण या युक्ति प्रमाण, और ऐसे आपने पढ़ा होगा प्रत्यक्ष प्रमाण। तो उसमें युक्ति प्रमाण किसने बताया है, सिर्फ चरक संहिता में आता है युक्ति प्रमाण का वर्णन, किसी और संहिता में नहीं आता है। ठीक है, उसी तरह प्रमाण के लिए बाकी सभी आचार्यों ने लिखा है ना, जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण, आप्तोपदेश या अनुमान प्रमाण वर्ड यूज़ किया है बाकी सभी आचार्य ने, लेकिन चरक ने परीक्षा शब्द का प्रयोग किया है, इसको याद रखेंगे। चरक की मौलिक देन है स्वभावो परमवाद। ठीक है, स्वभाव परमवाद चरक की मौलिक देन है, ये आपको मिलेगा चरक सूत्र स्थान 16 चिकित्सा प्रवृत्ति अध्याय में, आपको इसके बारे में विस्तार रूप से वर्णन मिलता है। 10विध परीक्षा और 10विध परीक्ष भाव के बारे में जो रोग विज्ञान है उसके क्षेत्र में चरक संहिता का मौलिक देन है। चरक संहिता में कुल 1950 औषधीय योगों मतलब कल्पों का वर्णन किया गया है, और ये आप अगर देख पाए तो सभी यहाँ पे क्या है, फैक्ट है। इन सबको आराम से क्या करना है, आपको एक बार पढ़ लेना है, उसको नोट कर लेना है, और अगर आपको याद रखना है कुछ यूजी लेवल पे तो जो अंडरलाइन हाईलाइट पार्ट है उसको आप याद रखेंगे। जैसे मैं फटाफट एक बार पढ़ के आपको सुना दूं कि रसायन के विषय में विशद और विशिष्ट वर्णन चरक की मौलिक देन है। द्रव्यों का रचना अनुसार और कर्म अनुसार वर्णन सबसे पहले या वर्गीकरण सर्वप्रथम आचार्य चरक ने किया। 50 महाकषायों का कर्म के अनुसार निर्धारण आचार्य चरक का मौलिक देन है। जब आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 उसमें बताया गया है ना, कि षड विरेचन शताश्रित्रीय अध्याय, उसमें बताया गया है 50 महाकषाय हैं। ठीक है, उसमें से 276 औषध द्रव्यों के बारे में बताया गया है, बहुत डिटेल में है, चिंता की बात नहीं है, वहाँ आपको समझ में आ जाएगा। निदान पंचक का वर्णन, हम सब जानते हैं कि अगर आप पढ़े हो तो निदान पंचक बेसिकली बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है किसमें, रोग निदान के लिए, किसी भी डिजीज़ का डायग्नोसिस करना हो तो उसके लिए निदान पंचक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो निदान पंचक एक्चुअली किसने बताया या कौन ऐसे आचार्य हैं जो श्रेष्ठ हैं निदान पंचक में, तो आंसर है चरक। क्लियर है, चलिए आगे बात करते हैं। तो अगला पॉइंट है चरक संहिता का में इतिहास शब्द 2 बार आया है, शांक शब्द 5 बार आया है। ये सब फैक्ट है, कभी न कभी पीजी में सवाल आ चुके हैं, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। चरक ने केवल वात के 5 भेदों के बारे में बताया है, याद रखेंगे। हम सब जानते हैं ना, वात पित्त और कफ, ये 3 दोष होते हैं हमारे शरीर में, लेकिन वात दोष के 5 प्रकार का वर्णन चरक करते हैं,
पित्त के 5 प्रकार का वर्णन सुश्रुत ने बताया है और कफ के 5 प्रकार का वर्णन वाग्भट का देन है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ओज को ही आचार्य चरक ने मधु भी कहा है, तभी तो उन्होंने ओजोमेह कहा है, मतलब मधुमेह के लिए उन्होंने ओजोमेह का प्रयोग किया है। ओज का रस आचार्य चरक कहते हैं मधु और कषाय रसात्मक होता है ओज। हम सब जानते हैं सप्त धातु के बाद जो निर्माण होता है वो है ओज धातु। ओज को धातु भी माना जाता है, ओज को सभी धातु का सार भी माना जाता है। ठीक है, विभिन्न विभिन्न आचार्य का अपना अपना मत है, वो भी हम पढ़ेंगे आगे। चरक ने पुरुष एवं चिकित्सा को षोडश कलायुक्त माना है। चरक संहिता में सबसे पहले अयस्कृति शब्द का उल्लेख हुआ है। सर्वप्रथम सुश्रुत संहिता में इसका वर्णन किया गया है। उल्लेख किस में हुआ है? चरक संहिता में। अयस्कृति क्या है उसका वर्णन मिलता है सुश्रुत संहिता में। ठीक है, अब रही बात ये जो चरक संहिता है, तो ये चरक संहिता बहुत ही डिटेल में दिया हुआ है, लोगों को पहले समझ में आना मुश्किल था। इसीलिए क्या हुआ, जैसे जैसे आचार्य इसकी है ना अध्ययन करते गए, वैसे वैसे उन्होंने अपनी अपनी कमेंट लिखा, अपनी अपनी टीकाएँ लिखी। तो कुल कितनी टीका लिखी गई है चरक संहिता पे? तो 43। उनमें से कितनी ऐसी टीका हैं जो संस्कृत में है? तो आंसर है 17। और आज के डेट में कितना अवेलेबल कमेंट्रीज़ हैं? तो वह है 6। ओनली 6 संस्कृत की टीकाएँ जो हैं वो अवेलेबल है। ठीक है, और टोटल टीकाएँ कितनी हैं? 43। ठीक है, यहाँ पर मैंने सारे संहिता, ये जो भी संस्कृत के टीका और टीकाकार के नाम हैं वो मैं यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, उसको आराम से देखिए। जैसे भट्टार हरिश्चंद्र, भट्टार हरिश्चंद्र ने चरक संहिता को चरक कन्यास नाम की कमेंट्री या टीका लिखी। ठीक है, तो याद रखेंगे हरिश्चंद्र ने क्या था, वो सन्यासी था, है ना। हरिश्चंद्र ने सब कुछ ध्यान कर दिया था, चरक कन्यास। स्वामी कुमार ने चरक पंजिका नाम की ये टीकाएँ लिखी। तो इस टीका को कैसे याद रखेंगे? स्वामी का पंजा, स्वामी का पंजा, इस तरह से। जजेट एक आचार्य हुए जिन्होंने निरंतर पद व्याख्या नाम की टीका लिखी। इसको याद रखने का तरीका है, जेट जो प्लेन होता है उससे निरंतर पीछे से क्या निकलते रहता है? धुआं निकलती रहती है, निरंतर। इस तरह से याद रखते हैं आप। ठीक है, जेट निरंतर। आषाढ़ महीने में हम कहते हैं ये एक ऐसा महीना होता है, आषाढ़ महीने, आषाढ़ के बाद श्रावण आता है, तो हम कहते हैं उस समय में बहुत ही है ना पवित्र महीना होता है। सब कुछ को अपने को क्या करना होता है? परिहार करना होता है, छोड़ना पड़ता है ना, चाहे श्रावण का महीना हो या कुछ भी। तो आषाढ़ वर्मा ने परिहार वर्तिका नाम की टीका लिखी, अपन याद रखेंगे आषाढ़ में परिहार करते हैं। नरदत्त ने क्या लिखा? बृहत तंत्र प्रदीपक नाम का ग्रंथ लिखा। चक्रपाणी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जाता है, चक्रपाणी ने कौन सी चरक पे कौन सी टीका लिखी? तो आंसर है आयुर्वेद दीपिका। एक और पॉइंट बता दूं, चक्रपाणी को ही चरक चतुरानन भी कहते हैं, इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। ठीक है, आयुर्वेद दीपिका कैसे याद रखेंगे? ये जो दीपिका थी उसको प्यास लगा, पानी प्यास लगा तो वो पानी पी ली। ठीक है, चक्रपाणी, चक्कर आया, ऐसे कर लो, दीपिका को चक्कर आया तो वो पानी पी। आयुर्वेद दीपिका चक्र पाणी। क्लियर है? वृंदकुंड नाम का टीका किसने लिखा? वृंत टीकाकार ने लिखा है, वृंदकुंड। वृंत इस तरह से याद रख लेंगे आप। नरसिंह चक्रतत्व प्रकाश ने लिखा, नरसिंह कविराज। ज्योति सरस्वती ने चरक प्रदीपिका लिखा है, दीपिका अलग है, प्रदीपिका अलग है। शिवदास सेन ने चरक तत्व प्रदीपिका लिखा है, मतलब शिवदास सेन का क्या है? शिव का तत्व, ऐसे याद रख लेना। गंगाधर का चल कल्प तरु। ठीक है, योगेंद्र नाथ सेन ने चरकोपस्कार लिखा है। गायदास ने चरक चंद्रिका लिखा है। श्री कृष्ण वैद्य ने चरक भाष्य लिखा है। इस तरह से ब्रह्मानंद त्रिपाठी, ये सब हिंदी टीका है एक तो, चरक चंद्रिका। रविदत्त त्रिपाठी वैद्य मनोरमा और काशीनाथ पांडे वैद्योतिनी। इस तरह से कुल टीका और टीकाकारों का वर्णन यहाँ पर मिलता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मैं आपको जितना भी पढ़ा दिया हूँ ये चरक संहिता के लिए मोर देन इनफ है। ठीक है, थैंक यू फॉर योर टाइम। यहाँ से अब हम अगले लेक्चर में चैप्टर नंबर 1 को डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।